Why teens are more under stress? You have just passed through that phase. अब आप क्या हो गए हैं? Young adults. आप इतनी जल्दी किसी की चॉइस से कोई काम नहीं करते, ठीक है, until and unless उस अच्छाई या उस बुराई का कीड़ा आपके अंदर खुद ना हो. Where does stress comes from? कहाँ से आता है? ज़्यादातर लोग जो छुट्टी करते हैं क्लासरूम से, जॉब से, किसी भी चीज़ से, वो मोस्टली स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए करते हैं. मोस्ट हार्ट अटैक्स ऑन मंडे 9 AM देन एनी अदर टाइम ऑफ द वीक, ये रिसर्च कहती है. रिसर्च ये कहती है कि डिसीजन मेकिंग के लिए दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है, ये वर्स्ट टाइम है टू डू एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन योर लाइफ. अगर आप ये कहें कि लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होएगा, नामुमकिन है. पॉजिटिव चीज़ों से स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिव से. द ओनली थिंग यू कैन डू, हाउ टू चैनलाइज दैट. जब आप रिजेंटमेंट के बगैर टॉलरेंस करते हैं, जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत सारा अनड्यू जो आपके पास टोल हाई हुआ होता है ना, नीचे आ जाता है. आपके ब्रेन के जो सिनैप्स हैं, जिनके कनेक्शंस जो हैं, जो पॉजिटिव रीबिल्ड होते हैं, सिर्फ माफ़ी देने से होता है. स्ट्रेस इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट एकेडमिक्स ऑल द टाइम. इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग. Sometimes, they are just about the daily hassles we go through, like from rushing from one place to another in a peak, rush time where we see that the time is short and the way is long and you are not able to reach in time, things like that. Sometimes you have big dreams, big goals in your life, right? But you don't find the way to reach there. ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता नहीं होता. मंजिल पता होती है, ये लेनी है, कैसे लेनी है ये नहीं पता होता, ठीक है. फिर हमारे कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं जो शायद मतलब हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होते हैं, और हम किसी से शेयर करते हैं तो वो कहता है कि मतलब व्हाट्स अ बिग डील, ये तो हो भी सकता था. और वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब तक आप उनको अचीव नहीं कर लेते, जब तक आप उनको पा नहीं लेते, तब तक आपकी ज़िंदगी में एक टेंशन, एक एग्जाइटी, एक स्ट्रेस जो है वो रहता है. ऐसी कोई चीज़ कभी एक्सपीरियंस किया आपने बेटा? ये भी एक स्ट्रेस होता है कि हमने शादी पे जाना है तो सबसे खूबसूरत कैसे लगेंगे, हाँ. एक प्रेजेंटेशन देनी है कहीं पर, तो उसके लिए आप कितना वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने क्या प्रेजेंटेशन बनाई है, कितने लोगों से जॉब इंटरव्यू में compete करने जाना है तो क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, अपना CV कैसे इम्प्रेसिव बनाना है. Sometimes these are the very minor challenges, but they matter a lot. ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं. सो व्हाट वी कंक्लूड कि बहुत छोटी चीज़ से लेके समथिंग बिग इन लाइफ, राइट, दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, कुड बी अ वरी, कुड बी अ प्रॉब्लम, कुड बी नेम्ड एज अ स्ट्रेस टू यू, ठीक. तो जब वो चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि वो एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बहुत बड़ी चीज़ तक हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं खुदा ना हंसता loss of a loved one, that could be a big trauma that can cause a lot of stress in someone's life. किसी ने कोई बहुत brutal कोई एक्टिविटी देख ली, कोई वायलेंस देख लिया, किसी के साथ रॉबरी होते हुए देख ली, इवन दैट कैन कॉज अ स्ट्रेस टू यू, ठीक है. हम बहुत सारे आजकल सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के, रॉबरी के, इस तरह के इंसिडेंसेस सुनते रहते हैं. वो भी उनको सुन के भी एट टाइम्स हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है. वो हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे होते ना, बट वो किसी और का जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपको स्ट्रेस दे रहा होता है. अच्छा, देन एक और चीज़ जो कि मेरा ख्याल है इट इज़ अ लाइफ टाइम स्ट्रेस, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसी हैपनिंग विच कैन चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ टू यू, दैट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेस फॉर समवन. जैसे हम कहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसके बाद लाइफ बदल के रह जाती है. जैसे किसी बच्चे के लिए अगर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, किसी एयर क्रैश में कोई हादसा हो गया, फ्लड के जो विक्टिम्स हैं अभी, जिनके लाइफ के अंदर एक पूरी ऑल टुगेदर लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो गया उनके. दे डोंट हैव एनी हाउसेज टू लिव, दे डोंट हैव एनीथिंग टू रिलेट विद देम. ना उनके स्कूल, ना कॉलेज, ना उनका काम, ना काज, कुछ भी नहीं रहा. आई मीन दिस इज़ समथिंग जो कि एक लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ थिंग हो सकती है. अब जब हम इतनी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जो कि छोटी से लेके बड़ी हो सकती है, तो इट मीन्स दैट दे कैरी अ वेट एंड वी शुड एड्रेस दैम, वी शुड टॉक अबाउट दैम, एंड वी शुड नो that how we can identify that is it a genuine thing,
या हम सिर्फ अपनी किसी इमोशनल रिएक्शन में या अपनी किसी इमोशनल अनस्टेबिलिटी में कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, once you have identified that yes आपको स्ट्रेस है, then how are you going to handle with it? मज़े की बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपरेंटली बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग और बहुत यूनिक तरह की होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं हैं क्योंकि वे पता नहीं होते, या पता होते हैं तो हम बिलीव नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने आज के इस सेशन को ये सोच के सुनना है कि यस वी कैन डू दैट। ठीक है, आपने इस बिलीफ से करना है कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको इस बिलीफ के साथ नहीं करेंगे ना कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर वो कभी भी मैनेज नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो जैसे डेंगू जो है, इट्स अ वेरी फेटल काइंड ऑफ अ डिजीज़। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है डेंगू में। डेंगू का कोई सच उस तरह का इलाज नहीं है अनलेस कि ये कि फ़ीवर को कंट्रोल करना है, और वो पैनाडोल करती है, और पैनाडोल सबके पास होती है। लेकिन अगर आपका ये बिलीव नहीं है ना कि इट विल वर्क, तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत स्मॉल ईजी होता है, लेकिन हमारा बिलीव नहीं होता और हमें ये लग रहा होता है कि इसने जान ही लेनी है, तो देयर कम्स अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी करना है उसको पूरे यकीन से करना है, उसको पूरे बिलीव के साथ करना है। ये बात चलें। नाउ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वाई टीन्स आर मोर अंडर स्ट्रेस? यू हैव जस्ट पास थ्रू दैट फेज, राइट? टीनेजर्स तो नहीं रहे ना अब क्या हो गए हो हैं? क्या से क्या हो गया हूँ मैं? हाँ, अब आप क्या हो गए हैं? यंग एडल्ट्स। अडल्ट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म। वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है ना? एडल्ट 60 तक एडल्ट्स ही रहते हैं, तो आप यंग एडल्ट्स हैं, एमर्जिंग एडल्ट्स हैं। एमर्जिंग एडल्ट्स की टर्म सुनिए। चलो अब ये नया फैंसी नाम है, आप सब एमर्जिंग एडल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, जो इमर्ज हो रहे हैं टू बी ग्रॉन अप एडल्ट्स। सो क्यों टीन्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ प्रोन होते हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसे मसाइल हैं? कमाना उन्होंने नहीं होता, घर के काम इतने उन्होंने नहीं करने होते, कोई उनसे कुछ मांग नहीं रहा होता, क्यों स्ट्रेस होता है उनको इतना? प्रोफेशनल लाइफ तो बड़ी दूर होती है उनकी। आपको अगर हम कहें तो आप शायद यू आर टचिंग और प्लानिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ, बट दे डोंट। इफ आई टेक्निकली transform that, you all are the students of psychology? No. Special education and psychology students are here. Okay, so that is probably more easy to define into a little technical term, that is they are going through the phase of identity formation, right? And the phase where you are more or less have been through that phase, or already मतलब उसमें से निकल रहे हो, but you have shaped or formed your identity. You know what you are, what are your limitations, what are your capacity, what are the values you hold. और आराम से कोई आके आपकी वैल्यूज़ चेंज नहीं करके जा सकता। कोई बंदा आपको इतनी जल्दी नहीं कह सकता कि यार आओ आज शाम को आइस पे चलते हैं, दोनों मिलके करेंगे। आप सोचेंगे, you will give it a thought, you will look for it, what are going to be the strengths and benefits for this action, and why should I go for that? Just in a conformity of a friend, or does it really help me for going out something? तो आप इतनी जल्दी किसी की चॉइस से कोई काम नहीं करते, ठीक है, until and unless उस अच्छाई या उस बुराई का कीड़ा आपके अंदर खुद ना हो। ठीक है, आप इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। लेट एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज। क्या चेंजेस आती हैं? फिजिकल चेंजेस आती हैं अपीयरेंस में, इमोशनल, सोशल, एकेडमिक एंड मेनी देन एट एनी अदर टाइम ऑफ द लाइफ। ये सब चीज़ें एक ही टाइम पर अकर हो रही होती हैं। जब आप लेट एडोलेसेंस में होते हैं, आपको वहाँ पे एक वॉइस की चेंज से लेके फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस से लेके चेंज तक इतनी सारी चीज़ों की चेंज महसूस हो रही होती है। और वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी जो होती है, चाहे वो जेंडर की आइडेंटिटी है, चाहे वो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, क्योंकि नाउ वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल शिफ्ट। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वैसी अब नज़र नहीं आती जो आज से पहले हमें कभी अपनी यंग एज में, या अगर आप अपनी यंग एज में कंपेयर करें और आने वाली जनरेशन के, तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज नज़र आएगा। ओके,
नाउ वेयर डज स्ट्रेस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? ओवर थिंकिंग से आता है। और जी जी, फेलियर से आता है। फेलियर के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, कि कोई नुकसान हुआ, तकलीफ हुई, बीमारी आई कोई, आप उसके बाद ग्रो करते हैं, तो इट मीन्स के ग्रो करने की ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक डेप्रिसिएशन भी होती है, आप उसके बाद चीज़ों में नीचे भी जाते हैं, वहाँ से स्ट्रेस आता है। जैसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स और होते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है, कुछ टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही थी, फिर टारगेट किलिंग हो रही थी, फिर उसके बाद और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहे थे, तो वो स्ट्रेस आपको कॉज करते थे। बच्चों को पार्क्स में भेजना बंद कर दिया, बच्चों को अंदर ही रखते थे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई एंटर नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, तो एक वैसे ही ट्रॉमा की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और कहाँ से आता है? सोसाइटी का प्रेशर होता है। बात तो सच है, होता तो है, लोग क्या कहेंगे, है ना। और एंड ऑनेस्टली वी कांट गेट रिड ऑफ दैट, कि लोग क्या कहेंगे, हम जितना भी कह लें ना, लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना, बट स्टिल यू कांट गेट रिड ऑफ इट। आपके दिमाग के किसी हिस्से में जितना मर्जी आप लिबरल हो जाएं, जितना मर्जी आप कह दें कि हमने इस चीज़ से अपनी जान नहीं छुड़ानी, इट स्टेज देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि ये चीज़ ऑड लगेगी, है ना। Okay, stress can come from inside and outside. We can differentiate between two major things. और अगर मैं कहूँ कि हम सब अपने अपने inside and outside stresses को identify करें, तो वो हम सब के different होंगे, ठीक है। It's not important that body image is going to give stress to everyone. It's something very subjective, है ना, isn't it? Maybe कि किसी इंडिविजुअल को कभी भी बॉडी इमेज से कोई इशू ना हो, ठीक है, वो कंफर्टेबल हो, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन योर साइज एंड शेप। जिसको है उसको है। इट रियली डजंट मीन दैट इफ यू आर स्लिम एंड यू कांट हैव एनी बॉडी इमेज प्रॉब्लम, एंड इफ यू आर ओबीज यू डोंट हैव एनी बॉडी इमेज प्रॉब्लम। इट्स समथिंग सब्जेक्टिव एंड इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। देन नॉट हैप्पी विद द वे यू लुक। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है दैट यू डोंट लाइक देयर नोज, देयर चिन, देयर हेयर, देयर अटायर और एनीथिंग रिलेटेड टू दैम। Even if they don't have any physical disability, they feel themselves कि उनकी बॉडी की जो अपीयरेंस है, उनकी जो शेप है, वो उनकी लाइफ में बहुत सारा रोल कंट्रीब्यूट कर रही है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन सेल्फ कॉन्शियसनेस फील्स एवरीवन इज स्टेयरिंग एट यू। कुछ लोगों को ये होता है कि हर कोई शायद मुझे ही देख रहा है, एंड दे नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन सो मेनी टाइम्स कि वो बार बार पूछते रहते हैं मैंने ठीक किया था, मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी। I mean, there are some people who give even a simple class presentation and they 3 times ask a friend, मैंने सही किया था ना, मैंने अच्छा किया था ना, मैं अच्छा बोली थी ना। I mean, people are taking external validation to an extent that it becomes abnormal, right? Then stress can comes from outside. Yeah, I just give you 3 or 4 examples because when we talk about subjective reasons, they could be nth in number, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी किसी से पूछूं तो जितनों से भी पूछूंगी हर कोई अपनी एक रीज़न बता सकता है। समटाइम्स लोग लार्ज ऑडियंसेस में बात करना पसंद नहीं करते, उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है, राइट। ओके, देन स्ट्रेस कैन कम्स फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड में हमारे सराउंडिंग्स हो सकता है, हमारा इन्वायरमेंट हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा जब स्मोक होती है उससे भी कई लोग बहुत इरिटेट होते हैं, उनको उससे भी स्ट्रेस होता है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उससे भी स्ट्रेस होता है। सो दे कुड बी डिफरेंट थिंग्स जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। देन how can family be a source of stress to anyone? Expectations, parents' expectations. Parents' expectations, okay. Family norms. Family norms. हम बात करें स्ट्रेस की, ठीक है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, ठीक है। अब फैमिली आपको हम कह रहे हैं जी ये आपको स्ट्रेस दे रही है, वाइस वर्सा। फैमिली स्ट्रेस और फैमिली लिंक ना, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ट्रेट्स की बात करती हूँ जो हम अगर फैमिली से रिलेटेड बात करें ना, तो कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ के ऊपर जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं ना, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पैटर्न का मतलब क्या है कि
मदर का रोल ये है कि उसने बच्चे को कोई बात जो है ना खुद नहीं समझानी, उसने कहना है कि तुम्हारे पापा आएंगे ना तो मैं उनको बताऊंगी, उनसे मार पिटवाऊंगी, तुम्हारे पापा ने मना किया है। माँ की ये जुर्रत नहीं है कि वो बच्चे को ये कह सके कि मैं मना करती हूँ तुमने ये काम नहीं करना, ठीक है। वो मदर है, वो कर सकती हैं, वो अपने रोल को अंडरमाइन करती हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हैं। हर चीज़ की जिसकी खुद भी इजाज़त देनी है वो पापा के नाम पे लगा के करनी है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, ब्लेम गेम, ये काम इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये किया था, ठीक। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको शिफ्ट करते रहते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फोकस नहीं रहने देते। शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम यहाँ पे, शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी तरफ अब अगर हम मज़ीद बात करें कि एक कम्युनिकेशन पैटर्न्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसके बाद एक ये माहौल होता है जिसके अंदर ना आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, ठीक। यानी कि एक फैमिली तो हैं, यूनाइटेड तो हैं, बट दे आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर। यकीन है कि ये झूठ बोल रहा होगा, बहन कहती है मामा ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, ये इसने बिल्कुल किया है, ये बता नहीं रहा, ठीक है। यू डोंट बिलीव इन अदर पर्सन इन योर हाउस। ट्रस्ट के हैं आपके इश्यूज, ठीक। अच्छा, और फैमिलीज में कभी कोई प्रॉब्लम देखी है? अग्रेसिव बिहेवियर, हर चीज़ पे जिसके ऊपर कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता ना, उसके ऊपर गुस्सा करके उस बात को दफन कर देते, ठीक है। इलॉजिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, थिंकिंग स्टाइल्स आर इलॉजिकल, ठीक है, अनरीजनेबल। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक फैमिली के पैटर्न को डिफाइन करती हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट अनदर थिंग, जब हम दूसरी तरफ आते हैं, इसी फैमिली के हम एक दूसरे रुख को देखते हैं। एक फैमिली है जिसके अंदर कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो हैं वो डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है? दोनों पेरेंट्स ने बच्चों को एक ही मैसेज दिया और उनके मैसेज के अंदर कोई चेंज नहीं है कि रात को 8 बजे खाना खाएंगे, 9 बजे आप सब अपने फ़ोन हमें दे देंगे और उसके बाद कोई बच्चा फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, आपको फ़ोन सुबह मिलेंगे, ठीक। कोई बच्चा बेड में फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। रूल्स हैं आपके, ठीक है। आपने अपने घर के रूल्स बनाए हुए हैं और वो रूल्स आप फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, बड़े भी फॉलो करते हैं और छोटे भी फॉलो करते हैं। आपने अपने जो, इसमें मैंने रूल्स भी नहीं अभी लिखे, बहरहाल इसमें रूल्स भी लिख लें, इसी तरह फॉलो और अनफॉलो। और कम्युनिकेशन पैटर्न डायरेक्ट है, रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी फिक्स्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड क्या होती है कि कुछ सर्टन काम्स होते हैं जो कि आपने अपने घर में फिक्स किए होते हैं। छोटे बच्चों के लिए छोटे काम, बड़े बच्चों के लिए थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, और पेरेंट्स के लिए जो अटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी वो होती है, ठीक। जैसे जो एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, और अगर वो आप अंडर 5 इयर्स बच्चों के ऊपर एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करते तो वो बच्चे ज़िंदगी में कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। बिलीव मी, इस पे बच्चों का कसूर नहीं है, इस पे पेरेंट्स का कसूर है कि पेरेंट्स ने आपको ट्रेन ही नहीं किया रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी हम सब सिटीजन हैं, इंक्लूडिंग मी, यू एंड मोस्ट ऑफ अस, हम यहाँ पर वो सारे जो अच्छे रूल्स हैं जो कि हमें बुक्स में लिखे हुए मिलते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हैं, वो पोल्यूशन के हैं, वो किसी जगह पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम करवाने के, वी डोंट फॉलो दैम। हम कहते कोई पागल ही होगा जो फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों फॉलो करें। हम कहते हैं तुम लाइन में लगे रहोगे तो 4 दिन लगे रहना, तुम्हारी तो बारी नहीं आएगी, ऐसे ही कहते हैं ना। जस्ट बिकॉज कि नो वन इज़ फॉलोइंग द रूल, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी। इफ़ समवन इज स्पिटिंग नो वन इज चार्जिंग देम एनी फाइन। वही इंडिविजुअल जब यहाँ से चढ़ते हैं जहाज़ में और जाकर उतरते हैं किसी भी और जगह, तो वो सारे रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट द स्टेट इज़ मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल बाय चार्जिंग देम फाइन। तो कसूर किसका हुआ? लोगों का हुआ, स्टेट का हुआ? स्टेट का कसूर हुआ ना। इसी तरह जब घर के अंदर
बच्चे जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं सीखते, तो बच्चों का कसूर होता है? बच्चों का कसूर नहीं होता। वो कसूर जो है वो उनके पेरेंट्स का होता है, क्योंकि वो एज अ फैमिली दे टर्नड अप टू बी अ फेलियर इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, और उन्होंने अपने टाइम पर ये नहीं सोचा होता दैट हाउ दे शुड डू दैट। इसी तरह ट्रस्ट, जब आप ट्रस्ट करते हैं तो फिर आप पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपने उनको ट्रेन किया बहुत। व्हेन यू हैव ट्रेन्ड देम देन यू हैव ट्रस्ट ऑन देम। एंड देन थिंकिंग इज लॉजिकल। अब देखें, लॉजिकल और इलॉजिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा आपको मैं चेंज बताती हूँ क्या होता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो घर के होते हैं, और वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो रूल जो घर के सबसे बड़े बच्चे पे अप्लाई होता था, वो 4 बच्चों के बाद सबसे छोटे बच्चे पे अप्लाई नहीं होता। वाई? इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम IQ टेस्ट की बात करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ है, ठीक है, तो वेस का जब टेस्ट बना, वैस्कुलर जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, उसका जब चाइल्ड वर्जन उन्होंने बनाया, तो उसमें उन्होंने जो वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टेस्ट थे ना, जो उन्होंने बनाए 9 इयर्स के बच्चे के लिए, वो 20 इयर्स में शिफ्ट होते होते उसकी जो एज थी वो 2 साल के बच्चे की हो गई। ठीक, यानी आज वो बच्चा जो 2 साल का बच्चा जो जिन चीज़ों की एबिलिटी रखता है इंटेलिजेंस में, आज से 20 साल पहले 9 साल का बच्चा रखता था। इट मीन्स कि इवन स्टैंडर्डाइज थिंग्स जो है वो भी अपने नॉर्म्स को चेंज करती है। सो हाउ कैन वी सेट अ रूल इन अ हाउस जो कि चेंज ना हो सके? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज issue with the communication pattern, when there is an issue with the rules, when there is an issue with the responsibility, when there is an issue with the trust, when there is an issue with the thinking, there comes stress. अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर फैमिली एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाती है। गॉट इट? अच्छा, देन कॉलेज। आप सब किसी ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से अटैच हैं। कॉलेज से कोई स्ट्रेस होता है ना? अनकोऑपरेटिव टीचर्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको, गलत सब्जेक्ट चूज हो जाते हैं, गलत यूनिवर्सिटी चूज हो जाती है भाई, गलत कॉलेज चूज हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मसले हो जाते हैं आपको समझ नहीं आते, वहां जाके गलत दोस्त बन जाते हैं भाई, ठीक है, राइट? सही कह रही हो ना? कितना बड़ा ट्रॉमा है ज़िंदगी के अंदर कि आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से आप जाके कुछ सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसकी चॉइस ही गलत हो गई। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि इन चीज़ों से बचने का तरीका क्या है, ठीक। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स एंड पीयर्स। और मैंने तो दोस्ती की थी मतलब अच्छा टाइम गुजारने के लिए। वो फराज ने कहा था ना, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आपने तो दोस्ती की थी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, पता चला कि दोस्त के तो अपने इतने मसाइल हैं कि वो आपकी लाइफ एक मसला बन गए, ठीक है। तो आई मीन दैट्स समथिंग वेरी वेरी स्केरी दैट यू मेड अ फ्रेंड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, आपको अच्छी लगी, उसकी मीठी मीठी बातें थी, नरम नरम सी चीज़ें थी, आपने कहा यार बहुत अच्छी है यार, कपड़े भी अच्छे पहनती है, सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रा भी तकब्बुर नहीं है इसके अंदर, इसको ही दोस्त बना लेती हूँ। और फिर आपको पता चलता है कि मसले तो बड़े संगीन निकल आए बाद में, ठीक है। बाद में चलता है वो तो बड़ी मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, आपको तो पता ही नहीं था, कैसे खबर होती, ठीक है। जब आप मिलते हैं किसी के साथ, वक्त गुजारते हैं, सफ़र करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चलता है कि वो कैसा इंसान है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, हम ना ख्याल करें सोसाइटी क्या कह रही है हमें। हाउ डज सोसाइटी क्रिएट स्ट्रेस टू अस? हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स आप बोल रही हैं ना, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें। क्या कर रही हो, कैसे बैठी हुई हो, कैसे चल रही हो, क्यों कर रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये नहीं करना चाहिए, बेटियों को तो घर बैठना चाहिए। हाँ, जेंडर रोल्स, बेटियों को तो घर बैठना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है। बाहर के सारे काम तंदूर पे 5 घंटे खड़े होके जो है ना, वो तंदूर पे खड़ी हुई लंबी लाइन के अंदर से गर्मी में रोटियां लेके आना तो लड़के नहीं लेके आनी है, ठीक है। ये उसी का काम है, वही बेचारा लेके आएगा, बाइक पे 50 चक्कर जाके वही मंडी के लगाएगा, सब्जियां लेके आएगा, फल लेके आएगा, मेहमान आ गए, ये उसी का काम है, वो लड़का है, राइट? ऐसा ही है ना।
इसी तरह कुछ काम है जो इतने एसोसिएटेड है लड़कियों के साथ कि वो कहते हैं कि भाई ये तुमने तो यही करना है ना आगे जाके, तो ये करो, कौन करे, तो अच्छी तरह सीखो करो, मतलब अब ये भी नहीं करना हो तो क्या करना है, ये तो कम से कम करना ही है। तो सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मतलब मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जिनका हमें पता है कि सुपरस्टिशंस हैं, जिनसे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, और हमें ये पता होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सी किस्म का स्ट्रेस क्रिएट करती रहती हैं। एंड देयर आर द मैनी अदर थिंग्स, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं है जिससे स्ट्रेस नहीं हो। स्ट्रेस तो बाज़ औक़ात किसी को टॉप करने से भी हो जाता है। कहते हैं इतने नंबर आगे ना आए तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगली दफ़ा कैसे करूँगा, ठीक है। लिटरली एन एडोलेसेंट गर्ल कम्स टू मी और उसने मुझे कहा कि मैंने ना आर्ट के सब्जेक्ट में टॉप किया है, ठीक है, वो NCA जाना चाहती थी। उसने कहा कि मैंने पता नहीं कहाँ पे मैंने हाईएस्ट नंबर ले लिए और कहाँ से मुझे रिकॉग्निशन मिल गई है। अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं दोबारा ऐसा परफॉर्म ना कर पाई और मैं नंबर 2 पे आ गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला संगीन है वाकई, अगर तुम नंबर 2 पे आ गई तो क्या होगा। आई मीन लाइक this is not something that stress always comes from something bad, but at times it even comes from something which you have achieved in your life, because performance की भी एक anxiety होती है। Have you heard about performance anxiety? तो वो भी होती है। तो it means that everything which is high, low, good and bad need to be managed. Okay, पहले अगली स्लाइड आ गई। पहले सिर्फ ये पूछना था कि आप लोग अपने स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस वक्त स्ट्रेस हो रहा है। एकदम से किसी चीज का आता है कि a state of arousal of emotions, ठीक है, कोई चेंज, कोई रिएक्शन बॉडी में फील हो रहा होता है, that something has happened to us, that is exactly the body and mind reaction to life changes। ठीक, छोटी बात का भी हो सकता है, बड़ी का भी हो सकता है, बट इट मीन्स कि आपकी इन दोनों चीज़ों में कुछ केमिस्ट्री में कुछ तब्दीली आई है। ठीक, चलें अब मैं क्विकली चाहूँगी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, लेकिन हम इसके ऊपर बात करें और हम इसको, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। और आपकी जो एज है, जो आपके इमर्जिंग एडल्ट्स की एज है, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ें सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकती हैं। अच्छा, ये ना मैं अगर टाइम बचेगा तो मैं एंड पे इसकी आपको एक्टिविटी भी करवाऊंगी थोड़ी सी, या बीच में भी हम कर सकते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी। प्रोलॉन्ग यूनिवर्सिटी आवर्स आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। गेट बंद है, निकल नहीं सकते, जान निकल रही है, बस अंदर ही मरोगे तुम लोग, बाहर नहीं निकलना, ठीक है। अच्छा, ओवर क्लासरूम, क्लास का साइज है 40 बच्चे बिठाने का, बच्चे क्लास में 65 हैं, फंसे हुए हैं। क्यों भाई बेटा, ऐसा ही है ना, मसला बड़ा गंभीर है, क्या किया जाए। जितने क्लासरूम है उसमें से भी कुछ यूनिवर्सिटी ने वापस ले लिया और छोटे छोटे क्लासरूमों में आप पैक होके बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू है, फारिग हो गई, 11 बजे क्लासें खत्म होगी, अगली 2 टीचर्स नहीं आई हुई थी, बस ने चलना नहीं है, वैन ने चलना नहीं है, गेट बंद है, आप अंदर फंसे हुए हैं। फिर अगर ट्रांसपोर्ट है भी, घर दूर है, उसने आपको 2.5 घंटे में पहुंचाना है, वो कहेगा कि भी मैं तो सारे पॉइंट से होके हर जगह से हर स्टॉप पे रुक रुक के फिर जाऊंगा। तो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी मेजर स्ट्रेस टू स्टूडेंट्स। Then pollution, that is air pollution, noise pollution. आजकल especially Lahore has been so vulnerable for air quality index इतनी poor है और उसके इतने ज़्यादा health hazards हो रहे हैं, उससे हमें air के, nose के, throat के बहुत ज़्यादा issues हो रहे हैं, जिसकी वजह से health is being compromised because of this pollution. Then overcrowded roads, 10 मिनट का रास्ता है और 15 मिनट आपने वहाँ पर खड़े खड़े गुजार दिए हैं क्योंकि आपकी गाड़ी मूव नहीं हो सकती, आपकी बस मूव नहीं हो सकती, ठीक है। सो ओवर क्राउडिंग इज़ वेरी वेरी मेजर टाइम वेस्टर आपकी लाइफ का। एंड देन पुअर वेंटिलेशन, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रूम विच हैज़ वेल वेंटिलेटेड, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपको सांस का, नॉइज़ का कोई इश्यू नहीं हो रहा ना, अच्छी वेंटिलेटेड प्लेस है। इसी तरह हम एक क्लासरूम में बैठे होते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, वो भी आपको एक स्ट्रेस दे रही होती है। फिजिकली आपकी बॉडी को वो डेली थोड़ा 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 इफेक्ट कर रही होती है, कतरा कतरा करके, कहते हैं ना कतरा कतरा करके मारा था वो बंदा, कतरा कतरा मारे होते हैं। एंड देन बैड फर्नीचर, ठीक, कितनी दुखी बातें मैंने की हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑल हैव वेरी बैड फर्नीचर टू सिट। सही बात है, बुरा हाल हो जाता है आपको उस फर्नीचर पे बैठ के।
Even the chairs you are sitting on them are 100% more comfortable than them. ठीक है, इतना आपको फ़र्क पड़ता है. अच्छा, फिर ये हालत हो जाती है उसके बाद. अच्छा, now looking at the psychological stresses, are the physical stresses different than the psychological stressors? Bullies. क्लासरूम के अंदर बन जाती है एक अजीब सी मोनोपोली. ठीक है, 2 3 4 5 ग्रुप्स बन जाते हैं. कोई CR के फ़ैन होते हैं, कोई उसके खिलाफ होते हैं, इसकी शिकायतें लगाने वाला एक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, कुछ 2 3 लड़कियां अलग से होती हैं, उनके अपने एजेंडा होते हैं क्लास में. कुछ सिर्फ प्रॉक्सी लगाने के मूड में होते हैं और कहते हैं यार तुमने ना लगाई ना, फिर देखना मैं क्या करूँगी, तुम्हारी फलानी फलानी सारी शिकायतें मैडम को लगा दूँगी. और अनसेड किस्म की एक जंग चल रही होती है स्टूडेंट्स के बीच में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता, बट पीपल आर फॉर नो रीज़न अगेंस्ट ईच अदर. खुद ब खुद से ये ग्रुप्स बन जाते हैं. अपने अपने टाइप की जो ह्यूमन केमिस्ट्री होती है ना, वो इकट्ठी हो जाती है, सारे वो सेल्स जुड़ जाते हैं और वो मिल के एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं. सही कह रही हूँ ना, ऐसा ही होता ना. देन दूसरा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वो जो कि जहाँ पर आपको बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं, पीपल आर गिविंग द ऑप्शन कि आप 2 हफ्ते पढ़ के अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं. बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है. आप लोग तो इस झंझट से बचे हुए हैं जिनको ये ऑप्शंस नहीं मिलती. 2 हफ्ते पढ़ा, वो टीचर अच्छी नहीं लगी, दूसरे में जाने की रिक्वेस्ट थी, दूसरे में जाके पता चला कोर्स इतना मुश्किल था कि नहीं पढ़ा जा रहा. ठीक है, तो वो कोर्स का जो चेंज करना है ना, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फिर पूरा सेमेस्टर पढ़ना होता है, उसमें पास होना होता है, उसमें GPA लेके आना होता है. देन कॉन्फ्लिक्ट विद टीचर एंड सुपरवाइजर, गई भैंस पानी में. ठीक है, जो तो आपको मिल गया ऐसा टीचर जिसके साथ ना बन पाए आपके, तो फिर क्या होगा, तू ना रहा, मैं ना रहा, बस खत्म हो गई कहानी. क्लास में जाने का दिल नहीं करता. और स्पेशली अगर आपका सुपरवाइजर जिसके साथ आप थीसिस कर रहे हैं, जिसके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके साथ आपका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रहे. ठीक है ना, बस फिर आप इधर जाते हैं, थोड़ी सी हल्की सी शिकायत लगाते हैं, फिर डर जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब हालात ठीक है, फिर उधर जाते हैं, फिर थोड़ी सी करते हैं, फिर थोड़ा रोते हैं, फिर कहते हैं चलो थोड़ा टाइम रह गया है, फिर पूछने की हिम्मत नहीं होती, वो डांट देती हैं कि पूछा क्यों है, रात को क्यों पूछा, दिन को क्यों पूछा, तुम आए नहीं जब मैंने बुलाया था. आपके अपने काम में, उनके काम अपने हैं. इसी तरह ही करते करते वो थीसिस तबाह होकर जमा हो जाता है. सही है. देन फोर्स्ड कॉम्पिटिटिवनेस. ठीक, आप चाहते भी नहीं हैं और आप उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं जिसका आप नहीं बनना चाह रहे होते. ठीक, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. फॉलिंग ग्रेड्स, कोर्सेज रख लिए, अब आपके साथ इंटर्नशिप भी चल रही है, थीसिस का भी प्री एम्प्ट काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप कहीं ना कहीं शामिल होना चाह रहे हैं. टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और बच्चे कह रहे हैं घर के अंदर इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, अब हम क्या करें, बड़ी बहन की शादी हो रही है, छोटी का भी कुछ चल रहा है, हमारी कहीं बात नहीं बन रही है, इतने मसले हैं, क्या किया जाए. ठीक है, अम्मी अब्बू पूछ रहे हैं बेटा तुम्हारी नौकरी कौन से महीने में लगनी है, कब पैसे कमाना शुरू करोगे, कब तक पॉकेट मनी लेते रहोगे, पेट्रोल डलवाते. बहुत मसले हैं, क्या किया जाए. तो देन इन सारे दुखों में दुख ये है कि क्लास में अगर तुम प्रेजेंट नहीं होगे, 3 दिन महीने में छुट्टी कर ली तो नाम कट जाए, अटेंडेंस भी लगानी है पूरी. और टीचर्स इतनी चला के प्रॉक्सी पकड़ लेती, वो पता चल जाता है ये प्रॉक्सी लगाई है ना. मेरे गम की दास्तां थी बड़ी लंबी, कहाँ तक सुनाए, है ना. Then in addition to that there are some people who have some genuine problems. कैसे, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, there are some people who have genuinely some problems, they are not being able to do some things. कुछ लोगों को स्पेशली, हम डिसलेक्सिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ होते हैं, मेमोरी इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग मेडिकेशन पे होते हैं और उनको चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिटेन करना मुश्किल होता है, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ चीज़ें नहीं जा पाती, शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही निकल जाती हैं, तो वो चीज़ों को याद भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये भी इश्यूज़ होते हैं. उसके बाद देन स्पेशल रिकग्निशन. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डू वेरी नाइस इन क्लास, हर क्लास अटेंड करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, घर जाके भी क्लास के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मैं कल ये ऐसे करूँगा परफॉर्म. सेमेस्टर गुजर जाता है, दे डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ रिकग्निशन.
ये भी एक स्ट्रेस होता है कि क्या फ़ायदा हो गया मेरे में और किसी और में, मैंने तो इतना कुछ किया और सामने वाले ने मोबाइल में से चीटिंग करके पेपर कर लिया, उसके भी उतने नंबर आ गए, मेरे भी आ गए। कितना दुख का समा है ना। कितने लोग इन सारी चीज़ों से अग्री करते हैं। यू हैव एवर बीन फेस्ड टुवर्ड्स दीज साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट द वन हु इज सिटिंग एट द बैक बिजी इन द मोबाइल, है ना। बाकी सबके ये स्ट्रेस हैं। ओके, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू दैट क्लाउडी माइंड। जैसे जिग्सा पजल के अंदर चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं ना, ऐसे दिमाग के अंदर ना, उर्दू में कहते हैं जवार भाटा, ओफ, वो चल रहा होता है। एक छोटा सा सुनामी आ जाता है तकरीबन, आप कहते हो कि किधर किधर जाऊं, छोटी सी एक जान है, मसला बड़ा गंभीर। देन साइकोसोशल स्ट्रेसर्स। साइकोसोशल स्ट्रेसेस तो सबसे खतरनाक होते हैं। रिलेशनशिप्स, इम्तिहान सर पे आ गए हैं, ठीक है, सारे का सारा कोर्स पढ़ने वाला रहता है और आपने जहाँ दिल लगाया हुआ उसकी कोई मुसीबत पड़ गई आपकी ज़िंदगी में, उसका अपना ही टेंट्रम चल रहा है। क्या किया जाए भाई, उसको मनाऊं कि मतलब इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ना सनम मिला ना खुदा मिला, ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या मिला। पीयर्स, एन इम्तिहानों से पहले कुछ फजूल सी सहेली आके ग्रुप में फटा डाल देती है, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, ना नोट्स लेने का कोई सीन बनता है, ना आपका कुछ और मिलता है, कोई बंदा इधर को निकल जाता है, कोई उधर को निकल जाता है। इम्तिहानों से पहले अक्सर दोस्तों में फड्डे ज़रूर होते हैं ग्रुप के अंदर, उसके पीछे भी कोई डायनामिक्स होते हैं फड्डा डालने के, ताकि कुछ करना कराना ना पड़े, ठीक है ना। फिर आखिर में आके लोग हालात ठीक कर लेते हैं। देन एक इशू ये होता है कि जो पीयर्स होते हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, अपनी मर्जी का, अपनी तरह का, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर जगह पे पेरेंटल सुपरविजन बहुत होती है। बड़ी बहन को साथ ले जाओ, अच्छा अम्मी जाएंगी साइड पे बैठी होंगी एम्पोरियम में टेबल पे, तुम उधर बैठ जाना, होता है ना। ये सब कुछ हुआ होगा आपके साथ पास्ट में। सहेलियाँ बेचारी पार्क में जाके झूले लेने का प्रोग्राम बनाती हैं, साथ दो बच्चों की अम्मियाँ चली जाती हैं वो कहती हैं हम साइड पे बैठ के देखेंगे बच्चियाँ क्या कर रही हैं। देन at times there is a conflict between the opinion, at times नहीं, all the time there is a conflict of opinion between your peers and your parents. You want to choose something in life, माँ बाप की बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है और आपके पेयर्स की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको समझ नहीं आती कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, अपने साथ जाना चाहिए। और हमारी थॉट को क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, पेरेंट्स एंड पीयर्स, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। एक चीज़ होता है, ये जो आपने बात की है ना बेटा, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। ये है जी सर्कल ऑफ कंसर्न और ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न तो ये है, क्या नाम है आपका बेटा? मोमिना। मोमिना का ये है जिसमें वो अपनी मर्जी से जो चाहे अपने लिए सोच सकती है। ये तो छोटा ही है ना, सिर्फ मोमिना फॉल कर रही है, लेकिन जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत बड़ा है। उसमें उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें उसके पीयर्स भी आ रहे हैं, उसमें उसकी सोसाइटी भी आ रही है, उसमें उसके कल्चरल वैल्यूज़ भी आ रहे हैं, उसमें उसके रिलीजियस बिलीव्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर उसकी सोशल ऑब्लिगेशंस भी आ रही हैं कि वो घर में एक बेटी और बहुत ताबेदार है। क्या करे वो? मरना नहीं है, मरना मना है, मरना मना है। हम आपको सिखाएंगे जीने का तरीका, ठीक है? अच्छा, इसी तरह सो ऑन। एंड द लास्ट वन, द मीडिया इंटरनेट की भी मैं इतनी बात नहीं करूंगी, बिकॉज यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द रोल ऑफ द सोशल मीडिया, व्हाट इट प्लेज इन इनटू एडिंग स्ट्रेस इनटू योर लाइफ। द मोर इम्पॉर्टेंट इज द सीक्रेट लाइफ्स। आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपके साथ 4 साल गुजार देता है, उसकी जिंदगी के सीक्रेट्स नहीं आपको पता चलते। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं लोगों के पास, आपको पता ही कुछ नहीं होता। और जब कभी वो उनकी पर्सनैलिटीज का नहीं पता नहीं चलता, हाँ, और वो जब रिवील होता है कोई सीक्रेट, कहते हो यार ये क्या हुआ, दिमाग भाग से उड़ जाता है, ठीक है? अच्छा जी, हाउ डू वी रिएक्ट टू स्ट्रेस? अब हमारी लाइफ में आ गया भाई, अब आ गया तो आ गया, अब करना क्या है? अगला सवाल।
सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं करूँगी वो ये नहीं करेंगी, जो ये करेंगी वो नहीं करेंगे, हम सब जो करेंगे वो फ़र्क होगा। तो कम्स द सिचुएशन, जब हम एक क्लास को एक सिचुएशन से एक्सपोज करते हैं, हम सबको कहते हैं खड़े हो जाओ, कान पकड़ लो। छोटे बच्चे हैं, बड़ों को नहीं करते, सबको कहते हैं खड़े हो जाओ, कान पकड़ लो। कुछ रोने लग जाते हैं मासूम से, है ना, कुछ बेचारे फटाफट पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो खड़े होकर रोते रहते हैं, और कुछ खड़े ही नहीं होते, वो कहते हैं हमने तो कभी कान नहीं पकड़े, हम नहीं पकड़ेंगे कान। ठीक है, तो रिएक्शन इज़ वेरी डिफरेंट टुवर्ड्स ईच थिंग। आई वॉज डूइंग माई एमफिल, हमारी बहुत प्यारी उस्ताद थी, नाम भी बताऊंगी उनका, डॉक्टर नाशी खान। शी वॉज द फर्स्ट चार्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने हमें एक बॉडी शेम अटैकिंग एक्सरसाइज कराई कि आपने ना जाना है। हमें नहीं तब पता था हम क्या कर रहे हैं, बाद में पता चला कि वो शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। उन्होंने कहा आपने जाना है बाहर कैंपस में और यूनिवर्सिटी में ना, आपने ना किसी को भी अपनी कोई प्रॉब्लम बता के ना उनसे पैसे मांगने। हमें ये भी नहीं पता था कि वो किस लिए करा रही हैं, वो बाद में पता चला कि हमारी क्लास में 2 लोगों का ये इशू था जिसको वो बेसिकली इस एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो सॉल्व करना चाहती थी। जब हम लोग गए बाहर और हम तो फन में थे, हमने तो बस मांग भी लिए लोगों से, पैसे भी इकट्ठे कर लिए। अच्छा, हम ये सोच रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि सबसे ज़्यादा जो पैसे लेकर आएगा ना वो विनर होगा। तो हम तो हद पे ही चले गए, हमने हर एक से जा के मांगे। हमने कहा भाई बड़ी क्राइसिस सिचुएशन हो गई है, पर्स घर में रह गया है, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर पहुंचना है। और हम 4-5 सहेलियाँ तो भाग के लोगों से पैसे इकट्ठे करती रही, बड़ा हमें मज़ा आया। हम गिन रहे हैं, मेरे पास 1400 हो गए हैं, मेरे पास 900 हो गया है, मेरे पास 1900 हो गया। वापस आए तो उसमें से ना 2 लोग जिनके लिए वो एक्सरसाइज की हुई थी ना, उसमें से एक ने कहा कि मुझे जो है वो मैंने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं एक बंदे से, वो दूसरे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। वो फिर उनकी सारी डीब्रीफिंग हुई, उनके साथ डिस्कशन हुआ दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस थ्रू व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, और बहुत सारी बातें। तो उसमें से एक ने कहा कि जी मैं तो खड़े होकर रो रही थी कि ये मेरी जान को अज़ाब पड़ गया, टीचर ने कह दिया पैसे मांगो, मैंने तो घर में कभी अपने माँ बाप से नहीं मांगे, तो मैं कैसे मांगूँ। तो किसी ने मुझे रोता हुआ देख के कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे ना एक्चुअली मैंने पैसे लेने हैं किसी से, तो मैं ले नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दे दिया। तो इस तरह उसको 100 मिल गए, वरना उसको 100 भी नहीं मिलने थे। और जो दूसरा बंदा था उसका कुछ इसी तरह, उसने बताया कि मैं आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। और वो खातून थी, उन्होंने कहा मैंने अब तो कभी अपने हस्बैंड से भी नहीं मांगे, मेरा तो बड़ा सीवियर इशू है, मेरी तो बहुत डिग्निटी हर्ट होती है इस तरह करते हुए, तो मैंने तो नहीं लिए। फिर वो उसके ऊपर काफ़ी सारा डिलिब्रेशन हुई एंड देन दे gave them many other exercises कि आपने कैसे इससे बाहर निकलना है, कि क्राइसिस सिचुएशन में आपने अपने लिए कुछ करना है। अच्छा, देन पहली बात से दूसरी बात लिंक है। When it happens that whenever the scenario or situation is given to everyone is facing that reality in a different manner. तो इसका मतलब क्या है कि whether we get stressed or not depends mainly on us. ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पर वो कोई सिचुएशन इम्पोज हो रही है, डिफरेंटली ले रहे हैं ना, तो लेना है या नहीं लेना तो ये तो हमारे इख्तियार में हो गया। सो हम सब पायनियर्स हैं किस चीज़ के? स्ट्रेस के पायनियर्स हैं। एग्रीड कि स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में खुद लेकर आते हैं। अच्छा, नाउ there are some facts about stress which are very important. जब हम एक चीज़ को assess करते हैं कि now this has been declared as a problem, then we see कि उसके लिए हमने help कैसे लेनी है। 75 से 90% of adults visit to primary care physicians are for stress related problem. इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने ज़्यादा GPs के पास, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, फिजिशियंस के पास लोग प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं ना, कैसी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं? सर का दर्द है, मसल स्ट्रेस्ड हैं, एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है, ठीक, इस तरह के इश्यूज लेके जाते हैं। वो सारे जो होते हैं ना वो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो आप ये 75 से 90% की रेशो को बाहर निकाल दें, यानी कि 10 to 25% मरीज होते हैं असल फिजिकल प्रॉब्लम वाले, बाकी सारे स्ट्रेस रिलेटेड मरीज होते हैं। जो GP समझदार होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा, वरना दवाइयों पे लग जाओ, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे आपके सर का दर्द है, कुछ भी है। The commonest problem worldwide are the mixture of anxiety and depression. Unfortunately, पाकिस्तान की जो recent statistics हैं वो कहते हैं कि every 3rd to 4th person
हैज़ बीन प्रोन टूवर्ड्स एग्जाइटी और डिप्रेशन। यानी कि अगर हम क्लिनिकली टेस्ट करें तो हर चौथा बंदा हमें डिप्रेशन का मरीज़ नज़र आएगा। इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं? तकरीबन राउंड अबाउट 30 के करीब। इसका मतलब है 30 में से अगर एवरी फोर्थ को हम कहें तो कितने लोग बनेंगे? राउंड अबाउट रफली 7 to 8। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किधर जा रहे हैं। एंड रीज़न बीइंग दैट वी नो दैट हाउ वी कैन होल्ड इट, but we don't know the ways and we don't accept that reality that we can change the thinking, we can change the mind, we can get rid of these things, बल्कि हमारी लाइफ में वो बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बेटा? एक बड़ी आपको प्यारी सी बात बताती हूँ। एक ग्लास है आपके पास पानी का, ये वाला ऐसा, ठीक है? इसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए? ऑलमोस्ट हाफ अ ग्लास मोर रफली, अगर थोड़ा सा पी लूँ, ठीक है? हाफ चाहिए। और इसका मैं सारा पानी पी लूँ, फिर कितनी ज़रूरत होगी भरने की? फुल ग्लास। और अगर ये फुल भरा हुआ हो तो फिर इसमें एक भी ड्रॉप और डलेगा तो क्या होगा? द वाटर विल स्पिल ओवर, राइट? हमारी लाइफ में स्ट्रेस और एग्जाइटी की एग्जांपल इस ग्लास की तरह है। हर दिन हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस ऐड करते रहते हैं। प्यारा नहीं लग रहा, नंबर नहीं आ रहे, डांट पड़ गई, टीचर ने अच्छा नहीं किया, दोस्त फजूल हैं, बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सोसाइटी बहुत ख़राब है, किस किस्म के रिश्ते आ रहे हैं मेरे, नौकरी नहीं मिल रही, चीज़ें डलते डलते यहाँ तक डल गई। एंड वन डे सिर्फ आपकी बड़ी बहन ने आपको ये कहा तुम तो हो ही इस तरह की, एंड इट्स स्पिल ओवर, बस हो गई। इतना बुरा रिएक्शन आया आपका, अब तो ब्लास्ट हो गए। आपने कहा कि मैं ही हूँ ज़िंदगी में, मैं ही रह गया हूँ ये सुनने के लिए। और वो अगला कह रहा है मैं तुम्हें क्या कहा, इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। नहीं, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो जो आखिरी कतरा गिरा ना, वो पूरे ग्लास भरने के बाद गिरा। लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके अंदर पेरेंट्स कहते हैं इसने ऐसा रिएक्ट किया, पहले तो कभी नहीं किया, इससे ज़्यादा तो पहले इसकी बेइज्जती करते रहें, ठीक है? बिकॉज उस वक्त वो ग्लास भरा हुआ होता है। आप एक वाटर की कैटल जो है उसको अगर आप बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखते हैं और वो उसके अंदर हमने ठंडा टैप का पानी डाला है, तो उसको एक सर्टन सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद उसकी विसल बोलेगी। गर्म पानी गीज़र से निकाल के ऊपर रख दें, क्या होगा? फ़ौरन सीटी बजेगी, ठीक है? हमारी लाइफ में जो स्ट्रेसेस हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही हैं कि हम अपने अंदर अपने आप को कितने सेंटीग्रेड पे रख के चल रहे हैं। जहाँ पर वो चीज़ एक ख़ास टेम्परेचर से ऊपर जाएगी ना, वहाँ आप ब्लास्ट हो जाएंगे, कहेंगे वी कांट टेक इट एनी मोर। ये जुमला सुने मेरी अब बस हो गई है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड आई हैव हर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन इवन। वो कहते हैं बस हो गई। उनकी इमोशनल पेन, उनकी इंटरनलाइज पेन, उनकी अपनी ज़ात के अंदर के मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि छोटी सी चीज़ भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। So the problem is that we need to identify that what we are basically pouring into ourselves, और इसको हमने अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। Then maximum absenteeism on the average work day is because of the stress related problem। ज़्यादातर लोग जो छुट्टी करते हैं क्लासरूम से, जॉब से, किसी भी चीज़ से, वो मोस्टली स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए करते हैं कि कल का दिन बड़ा मुश्किल होना है, बस कल नहीं जाना। आप एस्केप करेंगे एक दिन, लेकिन सिचुएशन वहीं रहेगी, इवन वर्स हो जाएगी। मोस्ट हार्ट अटैक्स ऑन मंडे 9 AM देन एनी अदर टाइम ऑफ द वीक, ये रिसर्च कहती है। क्योंकि वो आप जो दो, इसके बाद भी एक बात आपको बताऊंगी जो आप लोगों की पूरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक सोने से लिखने वाली बात है। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस का पीक टाइम होता है मंडे की मॉर्निंग, सुबह होता है, जो आप वीकेंड गुजारने के बाद उस स्ट्रेस को पालते रहते हैं अपने अंदर और फेस नहीं करना चाह रहे होते। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक्स हैं मंडे को सुबह 9 बजे होते हैं, ठीक? एंड आई नो वन ऑफ माई कॉलीग, शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हर डिपार्टमेंटल मैटर्स। और इत्तेफाक से जब ये मैंने इस रिसर्च को तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और उसको भी हार्ट अटैक मंडे की मॉर्निंग सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी की चाबी को लगाते हुआ था, गिर गई थी वो। तो क्योंकि उसको पता था कि आज जाके वहाँ पे मैंने किसी चीज़ की पेशी अटेंड करनी है, तो शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो इस तरह होता है कि ये चीज़ें आपको करती हैं। अच्छा, देन आप एक बात मेरी याद रखें,
डिसीजन मेकिंग के हवाले से रिसर्च ये कहती है कि डिसीजन मेकिंग के लिए दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है ये वर्स्ट टाइम है टू डू एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन योर लाइफ। और जो लीडर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि 2 से 3 बजे के दरमियान आपने कभी किसी चीज़ को साइन नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी में होने वाली सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टाइम पर होती हैं। तो मैंने भी अपने ऑफिस में कहा हुआ है मुझसे 2 से 3 बजे के दरमियान कभी डाक नहीं साइन करानी, क्योंकि उस वक्त गलती हो जाएगी। बिकॉज आखिर इतनी रिसर्च के बाद कुछ सोचा है तो उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मिड डे के बाद ना आप थोड़ा सा ड्राउजी हो जाते हैं, लंच के बाद थोड़ा थक जाते हैं, और उस वक्त आपकी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, जो अल्लाह ताला ने भी आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि आप कैलूला करें, दोपहर को नैप लें थोड़ी सी। तो उसकी हिकमत यही है कि अगर आप वो नैप लेंगे तो आप 2 से 3 के दरमियान गलत वाले साइन नहीं करेंगे कोई भी। हम ये जुमला तो कहते हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक, हमें सबको पता है कि एक है, ऑल ओके, बट व्हाट अबाउट लाइफ आफ्टर बर्थ? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको हम खुद कंट्रोल करना चाहते हैं ना, अल्लाह ताला तो कर रहा है, लाइफ आफ्टर बर्थ भी और लाइफ आफ्टर डेथ भी कंट्रोल तो वही कर रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है ना, आफ्टर डेथ वाला। तो हमारा बिलीव क्या है? शेकी है, बिलीव नहीं रखते हम कि अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लाइफ आफ्टर बर्थ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, दोनों में से बर्थ वाले का कंट्रोल तो मेरा होना चाहिए, बट नहीं है। The only time there is a total absence of stress is in death. ये क्या है? फैक्ट है स्ट्रेस के बारे में। अगर आप ये कहें कि लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होएगा, नामुमकिन है। पॉजिटिव चीज़ों से स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिव से। द ओनली थिंग यू कैन डू हाउ टू चैनलाइज दैट, ठीक। जैसे हम कहते हैं ना, जब तक हमारी ज़िंदगी है सांस आती रहेगी। उस सांस को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम डीप ब्रीथ करके अपनी ब्रीथ को, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स अप टू अस। स्ट्रेस इज एसेंशियली द रेट ऑफ ऑल वियर एंड टीयर कॉज बाय द लाइफ। दैट्स वेरी मच ट्रू कि जितना ज़्यादा हर कोई अपनी लाइफ में फेस करता है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट लाइफ गुजार रहा है ना। जो मेरी ज़िंदगी है वो इनकी ज़िंदगी तो नहीं है, और जो इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स होंगी वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी, और आपकी ज़िंदगी में जो गम है वो उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे। तो हमारी लाइफ की जो होल वियर एंड टीयर है ना, उस पर बेस्ड करता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस का क्या थ्रेशोल्ड है। हाउ डू यू रिएक्ट टू फॉलोइंग सिचुएशंस? गाड़ी चला रही है, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ड्राइवर्स? नॉट फिटिंग दिस एग्जाम्पल टू मैनी, 2 ऑफ यू। बहुत रश आवर में गाड़ी चलानी हो, क्या करते हो? चलाते हैं पेशेंस से। स्ट्रेस होता है, हो रहा होता है, क्या मुसीबत है, फंसे हुए हैं, लाहौर की ट्रैफिक, ये वो वगैरह वगैरह। नॉर्मल रोड पे चलाते हैं इतना कॉन्शियस नहीं होते, मतलब हम बस ड्राइव बम्पर टू बम्पर चला रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होता है। गेटिंग अ लास्ट मिनट वर्क असाइनमेंट, टीचर ने कहा है कि जमा करानी है 12 बजे, 12:02 हो गए हैं और कंपोजर अभी तक प्रिंट नहीं निकाल के दे रहा, ना ही बाइंडिंग हो रही है, रश लगा हुआ है, सारी क्लास उसी वक्त ले रही है। उफ तौबा। मिसप्लेसिंग समथिंग इन द हाउस, चाबी गुम गई आपकी बाइक की, बताइए टेंशन होती है। हाँ, वॉलेट नहीं मिल रहा, फिर क्या करते हो उस वक्त? खुद नहीं पता चल रहा होता कहाँ पे रखा है। सही बात है, आदमियों के मसाइल यही होते हैं। हैविंग समथिंग ब्रेक व्हाइल यूजिंग इट, अम्मी की कीमती चीज टूट गई क्रश करके, हैं? सारा जहेज का सामान टूट गया। सही बात है। डीलिंग विद इनकॉम्पिटेंस एट वर्क, आपको कोई काम चाहिए और जिससे आपको वो काम चाहिए वो इनकॉम्पिटेंट इंसान है, उसको वो काम ही नहीं करना आता। आप वो लेट्स से कि कंपोजर ने कोई बंदा बिठाया हुआ, आप उसको कह रहे हो मार्जिन छोड़ो, ये करो, जल्दी करो, उसको आप फॉलो ही नहीं करना आ रहा, उसको वर्ड पे काम ही नहीं करना आता, आपके लिए मसला बना हुआ है, बंदा इनकम्पिटेंट है, उसको नहीं पता। अब उसको कह रहे हो कोरल में कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, मुझे कोई ग्राफ बना के देने हैं, वो कहता है भाई ये तो मतलब अच्छा मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसको इतना नहीं पता। और आप कहते हो कि ये तो 1 मिनट का काम था, मैं खुद करी होती तो मैंने 1 मिनट में कर लेना था, और ये देखो इसने इतनी देर लगा दी, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। Then I think this is something, planning your budget is related to everyone. ठीक है, क्या होता है जितने भी पैसे मिलते हैं बहुत कम होते हैं, मेरे लिए भी कम नहीं होते
लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपकी पॉकेट मनी, आपकी सैलरी, आपकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके आई बिलीव दैट द हैप्पीएस्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स was when I was working as a lecturer and I joined at very minimum of salary. मेरा ख्याल है 24,600 हमारी सैलरी होती थी and we all believe, all the colleagues, कि वो हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यारा टाइम था. हम हर फ्राइडे को बाहर खाना खाने जाते थे, मेरे पास बहुत पैसे होते थे. Now we have lot of money, लेकिन अभी हमें लगता है ये कम है, ये तो ख़त्म हो जाते हैं, अब इसका क्या करें. So I mean वो होता ये है कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो हमें जैसे ही पता लगता है ना कि कोई इनकम आ रही है उससे पहले बढ़ जाती हैं. ठीक, हम अपने पाँव फैलाते जाते हैं, चादर छोटी होती जाती है. वो बचपन वाला मुहावरा, चादर देख के पाँव फैलाओ, वो नहीं हो पाता. बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग, इसका कितना स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा. ये वर्क प्लेस पे भी मैटर करता है, ये क्लासरूम में भी मैटर करता है, एजुकेशनल सेक्टर में भी, और ये घर में भी, दोस्तों में भी, सोशल सेटअप में भी, हर जगह पर कि इफ़ यू आर ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग, सबसे वर्स्ट लग रहा होता है कि भाई मैं ही मेरी वजह से ही हुआ है, भाई मतलब ये क्या बात हो गई. फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कुछ जगहों पे अननेसेसरी डिलेज होते हैं. जैसे आप बैंक चले गए, आपका थोड़ा सा काम था, आपकी टोकन में इतनी लंबी बारी लगी हुई है, आपने फीस जमा करानी है, आपके 5 घंटे लगे हैं वहीं पे फालतू के अंदर. ठीक है, वो टाइम वेस्टर्स हैं, वो टाइम वेस्टर्स भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं. अच्छा, ये मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत ब्रीफ से बात करूँगी. जब आपके पास आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी सोर्स क्या है, उस सोर्स को मैनेज करें सबसे पहले इफ़ पॉसिबल. अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया ना, उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है, उसने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है. ठीक, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है कि उसका वॉलेट गुम गया है जिसके अंदर उसके 5,000 रुपीज़ थे, उसकी मैनेजमेंट फ़र्क है, आपकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी. ठीक है, सो इट मीन्स दैट वट एवर द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज़, यू हैव टू सी कि उसको आपने कैसे मैनेज करना है. देन द चॉइसेस इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस जो आपके स्ट्रेस के लेवल को एग्रीवेट करती जा रही हैं, क्या हो सकती हैं. इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन लीव दैट सिचुएशन, कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में कि आप मुश्किल रास्ता इख्तियार करें. मशहूर डायलॉग है किसी मूवी का कि आप पे फ़र्ज़ नहीं है कि आप ज़िंदगी में मुश्किल रास्ता इख्तियार करिए, आसान रास्ता इख्तियार कर लें. किसने कहा है मुश्किल रास्ता इख्तियार करिए. एक सिचुएशन है जहाँ पे लेट्स से कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लोग आगे आगे जाके देख रहे हैं, यार ब्लड शेड है, सब कुछ है, मत देखो. नहीं देख सकते तो क्यों अपनी लाइफ में स्ट्रेस डालना है. ठीक, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए दुआ करो, अल्लाह उसका भला करे. टॉलरेंस विद रिजेंटमेंट, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो टॉलरेट करें. टॉलरेट विदाउट रिजेंटमेंट, क्या फ़र्क है दोनों में. रिजेंटमेंट में आप टॉलरेट तो करें, दिल से बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा. अगली स्टेज ये है कि सब्र भी करें, तवक्कल भी करें, शुक्र भी करें. कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी, तूने जिस हाल में भी रखा है, इससे भी बुरा हो सकता था. ठीक है, एक टांग टूटी है, दोनों भी टूट सकती थी. दैट्स ट्रू. वाकई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एक टांग कट गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दूसरी बची हुई, कि वो एक टांग से सहारे से चल सकते हैं. तो जब आप रिजेंटमेंट के बगैर टॉलरेंस करते हैं, जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरा कोई इख्तियार नहीं है, जो होना है वो होना है. ठीक है, मतलब अल्लाह से अच्छा मांगो, अपनी बेस्ट कोशिश करो, अपना बेहतरीन करो, तो ज़िंदगी में बहुत सारा अनड्यू जो आपके पास टोल हाई हुआ होता है ना, नीचे आ जाता है, चीज़ें बेहतर और आसान हो जाती हैं. और सबसे बड़ी बात, आप यकीन करो, मैं इतनी दुनिया में घूमी हूँ, मैं इतने लोगों से मिली हूँ, इतने बड़े स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर्स से, कंसल्टेंट से. इस वक्त पाकिस्तान के सब टॉप नॉच साइकियाट्रिस्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं. बहुत अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ हम बहुत एक्सटेंसिव काम करते हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है. कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं. हर ट्रेनिंग वर्कशॉप में, हर लेक्चर में, हर सेमिनार सीरीज़ में क्या कंक्लूड करते हैं, माफ़ कर दो,
फॉरगिवनेस। आपके ब्रेन के जो सिनेप्स हैं, जिनके कनेक्शंस जो हैं, जो पॉजिटिव रीबिल्ड होते हैं, सिर्फ माफ़ी देने से होता है, और हम माफ़ नहीं करते। बहुत मुश्किल लगता है हमें माफ़ करना, लेकिन माफ़ कर देना आपकी बीमारियों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपके जिस्म में मौजूद तमाम तर ऐसे एजेंट्स को जो नेगेटिविटी कॉज कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ पे, आपके सोल पे, आपके ब्रेन पे, उन सब को एलिमिनेट कर देती है। तो इस पर बिलीव रखें कि ये मैं नहीं कह रही, मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने काबिल लोग आज तक मैंने देखे हैं, उन्होंने हर चीज़ को फॉरगिवनेस पे कंक्लूड किया है। तो कहीं ना कहीं तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो दिल से माफ़ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। अच्छा, लाइफ चेंज यूनिट वैल्यू 100 स्कोर्स इन 1 ईयर मेक्स यू प्रोन अ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ज़रा अपना बनाएं आप सारे लोग। डेथ ऑफ अ स्पाउस का 100 स्कोर है, डिवोर्स का 73 स्कोर है, मैरिटल सेपरेशन का 65 स्कोर है, ये आप पे ज़्यादातर पे कुछ अप्लाई नहीं होते ऊपर वाले। जेल टर्म का 63 स्कोर है, डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेम्बर का 63 स्कोर है, सीरियस पर्सनल इंजरी 53 स्कोर है, मैरिज एनी इशू रिलेटेड टू मैरिज, नहीं हो रही शादी, हो के ख़त्म हो गई, बात नहीं बनी, कोई भी मसला 59 स्कोर है, डिसमिसल फ्रॉम वर्क 47, मैरिटल रिकन्सिलिएशन 45, रिटायरमेंट 45, चेंज इन हेल्थ एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर 65। आप इसको क्विकली ज़रा अपने पास स्कोर जोड़ें, आपका कोई स्कोर बनता है, एंड देन टेल मी दैट व्हाट इज़ योर स्कोर। मेरा स्कोर बहुत हाई था इसके ऊपर व्हेन आई डिड माई सेल्फ। सो हाईएस्ट इज 129, एक से ज़्यादा लोगों का 129 है। सो दिस वर्कशॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू लर्न कि उस 129 को 29 पे कैसे लेके आना। ख़त्म तो होगा नहीं, लेकिन कम तो करना ना। So I mean, when we think about ourselves, when we give a break and we can come up with the things कि क्या चीज़ें थी जो हमारी लाइफ में इस पिछले 1 साल में गुजरी हैं और उसने हमें कैसा इंसान बनाया, उसने हमें कहाँ ला के खड़ा किया है। तो ये अवेयरनेस ही आपको बताती है that you need help or not। ठीक। अच्छा, अब जब एक दफ़ा आपका माइंड चैलेंज हो गया, आप थ्रेट हो गया, आप स्ट्रेस की सिचुएशन में चले गए, सबसे पहली फीलिंग ये, इन सब में से अगर कुछ भी फीलिंग्स आपको आती हैं ना, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रेस आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, थिंक ऑफ दिस। इसमें से आप थिंक करें कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस में आपको डिस्टर्ब करती हैं। मसलन अर्ज टू क्राई, देयर आर मेनी पीपल हु हैव अर्ज टू हाइड। वो कहते हैं नहीं किसी से मिलना, मुँह ही नहीं दिखाना, मिलना ही नहीं है, बस ठीक है साइड पे हो जाओ, छोड़ दो। नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, और बोर्ड, एंक्शियस। सो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नई आपने सुनी पहली दफ़ा। यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दीज काइंड ऑफ इमोशंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, राइट। कम्स अप विद अ मोर लिस्ट। क्या चीज़ें हैं ये? पहले जो हम बात कर रहे थे ये भी सारे हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स थे, और अभी जो हम बात करें ये भी सारे हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं। इरिटेबिलिटी, फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, अर्ज टू रन, अनेबल टू कंसंट्रेट, लिथार्जी, डिसीजन मेकिंग मेजर और माइनर दोनों मुश्किल हो जाती हैं, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग अबाउट गेटिंग अवे फ्रॉम इट बाय एनी मीन, और यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। अच्छा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में लिस्ट गोज ऑन। थॉट्स ट्रेल वाइल स्पीकिंग और राइटिंग, काम कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ध्यान कहीं और है। एक थॉट प्रोसेस जो माइंड में चल रहा है दैट इज सेपरेट। सडन आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर और हॉस्टिलिटी, एकदम क्या होता है बताओ, फट जाता बंदा, है ना, अंदर तक आप भरे हुए होते हो और आपको एक इतनी सी चीज़ भी आपके ग्लास को स्पिल कर देती है। फॉरगेटफुलनेस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, डेट्स एंड। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें भूल जाता है कि उनकी असाइनमेंट की डेडलाइन थी, या उनको डॉक्टर पे जाना था, या उनको। अच्छा, आप कितने लोग हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। मेरे साथ भी, मेरे साथ तब होता है जब मैं बहुत ओवरवर्कड होती हूँ, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ, मेरे पास बहुत काम का प्रेशर होता है। आई टेंड टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड व्हेन आई फर्स्ट फॉरगेट एनीथिंग I always consider that as a warning sign
that something bad is going to be happen with me, क्योंकि मेरे अंदर अब कुछ गलत चल रहा है and I need to see कि मैं क्या useless काम कर रही हूँ जिसको मैंने skip करना है and what important is ahead for me जिसको मैंने focus करना है. ठीक है. There comes the months when I genuinely refuse to other people that I am not available. मुझे पता होता है कि मुझसे नहीं होना. And there comes through the month कि जिसमें मैं बहुत सारी commitments भी okay कर लेती हूँ. मुझे पता होता है यार अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा. So आप अपनी body की जो needs है ना, आपके माइंड की जो नीड्स हैं, आपके सोल की जो नीड्स हैं, वो आपके अलावा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. ठीक है. अभी मुझे पता है, आज जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, आई फील दैट आई हैव अ शिवर इन माई वॉइस. मुझे खुद पता है एंड आई नो द रीजंस बिहाइंड, बट दिस वॉज कमिटमेंट विच आई हैव डन मैनी डेज अगो एंड आई डोंट वांट टू स्किप दैट. अदरवाइज अगर नॉर्मल रूटीन होता ना तो आई वुड रादर स्टेड एट होम, क्योंकि आज मैंने अपने वर्क प्लेस से ऑफ किया था. बट आई केम हियर क्योंकि मैंने आज की कमिटमेंट की हुई थी, तो कमिटमेंट भी तो पूरी करनी होती है ना. लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की नीड्स को, अपने माइंड की नीड्स को, अपने सोल की नीड्स को खुद लिस्ट आउट नहीं करेंगे ना, तो किसने करनी है? कोई और कर सकता है? इनको क्या चीज़ खुशी देती है किसी और को पता है? नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता. और मुझे क्या चीज़ खुश करती है पता है आपको? नहीं पता हो सकती. देयर आर सम जनरल थिंग्स विच मेक एवरीवन हैप्पी. अच्छा एटीट्यूड, ओबीडियंस, प्यार मोहब्बत की बातें, रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी को ग्रीट करना, अच्छा बिठाना, अच्छा खिलाना. बट दे आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ. वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे हमेशा के लिए क्या चीज़ है. देन फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी. हैव यू एवर बीन गॉन थ्रू दैट? फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से कभी गुजरे हो? मैं गुजरी हूँ. मुझे लाइफ में कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज़, ये स्किल मुझे सीखनी चाहिए थी, मैं सीख सकती थी, मेरे में एबिलिटी थी, मैंने नहीं सीखी, मैंने वक्त ज़ाया किया. मुझे करना चाहिए था, इससे बेहतर इंसान होती मैं. ठीक. कभी कभी छोटे छोटे रिग्रेट्स होते हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं अगर वो कर लेती तो मैं उससे बेहतर हो सकती थी. अब उनका टाइम गुजर गया, वो अब नहीं हो सकते. कुछ चीज़ों के लिए एक टाइमलाइन होती है ना, वो गुजर जाती है. देन रिवर्सल्स इन यूजुअल बिहेवियर. ये भी एक ऐसी ही चीज़ है कि हमारे बिहेवियर के अंदर, जैसे अभी मैंने ही एग्जांपल दी है कि कितनी सारी चेंजेस आती हैं. देन बिहेवियरल इफेक्ट्स की बात करते हैं. बहुत सारे लोग जब ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके बिहेवियर में ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. सिगरेट पीना, बहुत सारे इम्पल्सिव रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाना. रिस्की बिहेवियर्स क्या होते हैं? अब तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है इम्पल्सिव बिहेवियर्स के अंदर. लोग बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, हर वक्त चीज़ें मंगवाते रहते हैं, बाद में रिग्रेट करते रहते हैं क्यों मंगवा लिया. ठीक है. उसके अलावा बहुत सारी जैसे लोग रिस्की ड्राइविंग करते हैं, रिस्की स्पोर्ट्स करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं. फिर दे ट्राई टू ओवर पावर अदर पीपल. दूसरे लोगों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दोस्त होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, फैमिली के दूसरे मेंबर्स होते हैं. तो इम्पल्सिव बिहेवियर एक रीज़न होती है, एक बहुत बड़ा इसका एक इफेक्ट है. देन इनअप्रोप्रिएट क्राइम. कुछ भी नहीं कहा, रोना आ गया. क्यों आता है ऐसे रोना? ये समझ नहीं आती ना. इसका मतलब ये है दैट योर स्ट्रेस नीड टू बी असेस्ड. आप पहले ही ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं और कोई भी स्टिमुलाई जब आपके पास आता है तो आप रिएक्ट करते हैं. और वो रिएक्शन सिर्फ उस स्टिमुलाई की बेस पे नहीं होता, वो जो उसका पास्ट होता है ना सारा आपके अंदर बैठा हुआ, वो बाहर आ जाता. अंदर का बोतल का जिन बाहर आ जाता. ठीक है. सो अगर आपकी इनअप्रोप्रिएट क्राइंग है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेस. टू थिंक अबाउट इट. ये इसका बिहेवियरल इफेक्ट है. देन ओवर ईटिंग. कितने लोग करते हैं ओवर ईटिंग? ओवर थिंकिंग की तरह ओवर ईटिंग भी होती है. कुछ लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं. इमोशनल ईटिंग होती है कि स्ट्रेस में वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं. ठीक है. देन लैक ऑफ इनिशिएटिव. जब आपके अंदर स्ट्रेस की एक कंडीशन होती है ना, कुछ नया करने को दिल नहीं करता, कोई इनिशिएटिव लेने को दिल नहीं करता. आपका दिल नहीं करता कि आप कोई नई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ करके दिखाएं, क्योंकि यकीन ही नहीं होता खुद के ऊपर. आपको लगता ही नहीं कि ये हो पाना है. देन यूजिंग पीपल. बेसिकली दिस इज़ अब्यूजिंग पीपल या मिस यूजिंग पीपल. दूसरे लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं. एंड ऑफ कोर्स द वन वे इज़ ड्रग एंड अल्कोहल यूज़. अच्छा, अब ये जितनी भी आप आगे चीज़ें देख रहे हैं ना, सिनिकल, बीइंग सिनिकल, फॉल्ट फाइंडिंग, एंटी सोशल,
अंडर ईटिंग, ये ओवर ईटिंग की तरह अंडर ईटिंग भी होती है, ठीक है। देन एक्सीडेंट प्रोन, आप माइंडफुल नहीं होते ना, तो दे हैपन्स टू बी लॉट ऑफ एक्सीडेंट विद योर सेल्फ। एंड देन ब्लेमिंग अदर पीपल ऑफ कोर्स, एंड देन नर्वस लाफिंग, जो खाम में लोग हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा के खुद ही हंस लिया और आपको समझ नहीं आती कि इनअप्रोप्रिएटली इसने क्यों कहका लगा दिया, तुक भी नहीं बन रही थी कोई। एंड इनफ्लेक्सिबल लोग एंड नैगिंग बिहेवियर, दीज ऑल आर द बिहेवियरल इफेक्ट्स। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को इनमें से कुछ 2-4 चीज़ें करते हुए देखें तो समझ जाएं कि इसको कोई स्ट्रेस है जब ये सारे काम कर रहा है।